जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन आपका स्वागत करता हूं। जिस विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, इसे आप विंडो में देख सकते हैं। हिंदी महासागर में 2020 में जो सुरक्षा के अलग-अलग भंग हुए, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इंडियन ओशन या हिंदी महासागर हमारी देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा 95% ऑफ जो ट्रेड है वो समुंदर से चलता है। इसके सिवाय कुछ और घटनाएं हुई है जिसका हमारी देश के सुरक्षा के ऊपर असर पड़ता है। कुछ देश के अंदर हुई है और कुछ देश के बाहर हुई है। तो ये सभी घटना के बारे में हम बातचीत जरूर करेंगे। शुरुआत करते हैं क्विकली कि अगर आपने आज का पेपर पढ़ा होगा तो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट है कि हमारे 6 बहादुर जवान छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के या माओवादियों के हमले में मारे गए हैं और जो जख्मी हुए हैं इनकी संख्या भी 12 है। ये एक बहुत ही बुरी खबर है हमारे देश के लिए कि हमारे सुरक्षा दलों का जो रक्त है वहाँ पे जा रहा है। इसका मेन कारण ये है कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, इसके बारे में बातचीत करती नहीं है। जो लीडरशिप है, वो भी बहुत ही कमजोर है। इसलिए सुरक्षा दलों के ये जो डेथ हो रहे हैं, इसके लिए कारण यही है पॉलिटिकल लीडरशिप, यही है पुलिस की लीडरशिप जो अपना काम सही नहीं कर रही है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की लीडरशिप है, वो केवल बातचीत करती रहती है। तो अगर इनको ये बताना चाहिए, अगर आप ये इससे निपट नहीं सकते हैं, तो बताइए होम मिनिस्ट्री को और ये जो काम है, ये इंडियन आर्मी को दीजिए। शायद इंडियन आर्मी को दे देते हैं, तो 1-2 साल के अंदर इनकी हम कमर तोड़ सकते हैं। दूसरी बात जो है, वो है इलेक्शंस चल रहे हैं अभी वेस्ट बंगाल और असम में और वहाँ पे जो एक मुद्दा आज न्यूज़पेपर में आया है वो है इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन। जो फिगर्स सामने आई है पिछले साल में 1,500 से ज्यादा बांग्लादेशियों ने घुसखोरी करने की कोशिश की बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से। तकरीबन 4,000 से ज्यादा बांग्लादेशी जो पकड़े गए थे देश में, उनको बांग्लादेश को डिपोर्ट कर दिया। इसके सिवाय 50 से 60 हजार जो रोहिंग्याज है वो वेस्ट बंगाल में तो है ही। आपने शायद कुछ वीडियो देखे होंगे कि कुछ इलाके के ऊपर इन्होंने अपना इतना काबू पाया हुआ है कि वहां पे नॉर्मल कोई और पार्टी नहीं है तो वो वहां पे इलेक्शन के लिए जा ही नहीं सकती है। तो यानी कि हिस्सा है भारत का, रोहिंग्या आए हैं बाहर से, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे कैंपेनिंग नहीं कर सकती। इसके काफी सारे वीडियोस आपने शायद सोशल मीडिया के ऊपर देखे होंगे। बहुत ही शर्म की ये बात है कि हमारे देश के अंदर इलेक्शन के लिए हमें इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए हमें डर लगता है। तो अभी समय आ गया है इन सब पॉलिटिकल पार्टीज को पूछने का कि इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन, इलीगल रोहिंग्या माइग्रेशन के बारे में आपकी पॉलिसी क्या है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब सिटीजन सीएए बिल पार्लियामेंट में पास किया था तो काफी लोगों ने उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया और ऐसे दिखाया कि कितना ये बड़ा नुकसान है। जो सीएए है या जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है, ये केवल 3 देशों के लिए लागू है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और वहां पे है क्या, वहां पे जो माइनॉरिटीज है यानी कि हिंदू, सिख, जैन, इसके सिवाय बुद्धिस्ट वगैरह, क्रिश्चियंस, इनका जो परसेंटेज पहले 1950 में 25% तक था, वो अभी बांग्लादेश में 7% या 8% से कम हो गया है। पाकिस्तान में ये परसेंटेज 9% था, वो अभी कम होके 2% से कम हुआ है। अफगानिस्तान में जो परसेंटेज था तकरीबन 2 या 3%, अभी वो कुछ हजारों में ही बचे हुए हैं।
तो बाकी का क्या हुआ? बाकी के या तो मारे गए या उनको कन्वर्ट कर दिया। तो उनकी सुरक्षा के लिए था ये कि जो बेचारे वहाँ पे पर्सिक्यूटेड है, लेकिन उसके ऊपर हमारे ही कुछ संस्थाओं ने, हमारे ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उससे विरोध किया। अभी उनको पूछना पड़ेगा कि जो 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी आज पश्चिम बंगाल वगैरह में है, उनके बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? आपको हमारे देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसके बारे में कुछ प्यार है कि नहीं? तो ये पूछने की बात है, इलेक्शन कहीं पर भी हो, क्योंकि इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या माइग्रेशन ये केवल असम और वेस्ट बंगाल का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी भारत का प्रॉब्लम हो गया है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ, वो है म्यांमार। म्यांमार के बारे में आपको पता है कि वहाँ पे मिलिट्री जो डिक्टेटरशिप है और बाकी की जो आम जनता है, उसके बीच में झगड़ा चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा समय आ गया है। आज का लेटेस्ट अपडेट इसमें ये है कि जो चाइना की आर्मी है, वो अभी चाइना म्यांमार की सीमा के ऊपर आके खड़ी हुई है, क्योंकि चाइना से म्यांमार के बीच में से एक रास्ता निकलता है जो म्यांमार के सिटवे पोर्ट तक जाता है, जिसका नाम है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। म्यांमार के लोग जो है वो चाइना से बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि चाइना जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो वहां पे जो उनकी गैस की पाइपलाइन जाती है, इस गैस की पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज आर्मी अभी म्यांमार में आने का अंदेशा है। तो यही मैसेज अभी पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान के अंदर भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है 4,500 किलोमीटर का। उसकी रक्षा करने के लिए वहां पे 2 डिवीजन तो चाइनीज आर्मी की पहले ही मौजूद है, लेकिन अभी और ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि इस कॉरिडोर के ऊपर हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के, सिंध के लोगों के और पख्तूनिस्तान के लोगों के। तो इन देशों को समझ में आना चाहिए, वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, कि चाइनीज अगर आते हैं तो आपका जो देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है, इसे बहुत ही धोखा पहुंचता है। इसके सिवाय एक और मुद्दा जो है वो है कि हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियंस है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पूछ रहे हैं कि भारत में जो कुछ होता है इसके ऊपर आप कमेंट क्यों नहीं करते? क्या यूएसए के कमेंट्स को हमने सीरियसली लेना चाहिए? क्या हमारे देश की जो समस्याएं है इसे हम हमारे देश में सॉल्व नहीं कर सकते हैं? उसके लिए हमें अमेरिका की मदद चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये जो एक मेंटालिटी है व्हाइट सुप्रीमेसी की, वो हमारे दिमाग से हमने निकाल देनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, यूरोप जो है, जो नंबर 2 सुपर पावर था अमेरिका के बाद का, अभी उनका इतना वो डाउनहिल जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर एजिंग पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ कोरोना वगैरह। तो उनका हाल बुरा है। अभी यूरोप को तो पूछना भी नहीं चाहिए हमने। एनीवे, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। आज के ही पेपर में आपने हेडलाइंस देखी होगी कि जो बहुत ही बुरी खबर है वो ये कि जो कोरोना के पेशेंट है या कोविड-19 के पेशेंट है, उनकी संख्या हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा भारतीय आज हर रोज 80,000 से ज्यादा भारतीय हर रोज इस जो ये चाइनीज वायरस है उससे अफेक्टेड है, और जो हमारा डेथ रेट है वो भी काफी ऊपर चला गया है। तो मैंने ये पॉइंट इसके पहले भी बोला है, एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ। ये जो 5-6 जगह पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे मुद्दा एक सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने सामने लाना चाहिए कि ये जो हमारा नुकसान चाइनीज वायरस से हो रहा है, इसे पेमेंट करने के लिए हमने चाइना को फोर्स करना चाहिए।
और वेस्ट बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, इन्होंने अपने असेंबली के अंदर रिजोल्यूशन पास करना चाहिए कि चाइना ने जो हमारा नुकसान हुआ है, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, हमारे रोजगार चले गए हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खराब हो गई है, मिडिल स्केल इंडस्ट्री खराब हो गई है, तो इस नुकसान की भरपाई हमने चाइना से करवानी चाहिए। लेकिन दुर्दैव की बात यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस इलेक्शंस में बाकी सब चीजों की बात करते हैं, लेकिन उनका ज्यादा फोकस एक दूसरे में झगड़ा करने के ऊपर ज्यादा है। इंटरनेशनल एस्पेक्ट जिसका हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर असर होता है, इसके ऊपर उनका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल नहीं है। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल को कल है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे माना जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे इसलिए कि हमारा देश को 3 साइड से समुंदर है, हम एक पेनिनसुलर कंट्री है, हमारे देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था समुद्र के ऊपर निर्भर है। तो इस दिन को जो हमारे मैरीटाइम सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, इनको हमने सैल्यूट करना चाहिए। अभी कौन है? एक तो हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें कोस्ट गार्ड है, पुलिस है, नेवी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरे जो है वो नॉन सिक्योरिटी फोर्सेस जिनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से एक है मर्चेंट नेवी के लोग। मर्चेंट नेवी के जो लोग हैं आज तकरीबन 1 लाख से ज्यादा भारतीय मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं। और मर्चेंट नेवी के जो हमारे शिप्स है, हमारा जो बाकी देशों के साथ जो ट्रेड चलता है, इसमें मदद करते हैं। 1 लाख से ज्यादा जो भारतीय है, उसमें से आधे ऑफिसर्स है और जो आधे है वो सीमैन यानी कि वो खलाशी है। अगर आप दुनिया की बात करें तो दुनिया में तकरीबन 16 लाख से ज्यादा लोग मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। तो अगर हम हमारे देश की परसेंटेज की बात करें तो हमारा जो ट्रेड है, जो बाकी देशों को होता है, तकरीबन 10 से 12% ट्रेड ही जो हमारे देश की जो शिप्स है उनसे होता है, यानी कि हमारी जो जहाजें है उनसे होता है। लेकिन ऑलमोस्ट 90% ट्रेड हमारे देश का दूसरे देशों के जहाजों से होता है, इंक्लूडिंग चाइनीज शिप्स। ये हमारे देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। हम खुद को एक इतना बड़ा देश मानते हैं, तो क्या हम हमारे देश में हमारी शिप्स तैयार नहीं कर सकते हैं? क्या हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री तैयार नहीं हो सकती है? अगर हमारे जो खलाशी है, हमारे जो मर्चेंट नेवी के जो लोग हैं, बाकी फॉरेन शिप में जाके काम कर सकते हैं, तो हम हमारे देश में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को क्यों नहीं इम्प्रूव करते? तो आज ये जो सी फेयरिंग हमारी जो कम्युनिटी है, इसमें जहाज बनाने वाले हैं, पोर्ट्स में काम करने वाले हैं, मच्छीमार है, साइंटिस्ट है, ओशनोग्राफर्स है, सर्वे करने वाले हैं, कोस्टल ट्रेड में जो लगे हुए लोग वो है, इन सबको ये आज सैल्यूट करने का दिन है कि ये काम करते हैं, इसलिए देश की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती है। ये पता होना चाहिए कि ये जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनका नुकसान भी काफी होता है। कुछ लोग पायरेसी में, यानी कि जो पायरेट्स होते हैं या समुद्री डाकू होते हैं, उनको पकड़ते हैं। आज भी कुछ भारतीय खलाशी है, भारतीय मर्चेंट नेवी के लोग हैं कि जो आज भी सोमालियन पायरेट्स के कैद में है। कुछ लोगों को किडनैप किया जाता है। 50 से 60 हमारे जो खलाशी या मर्चेंट नेवी के लोग हैं, उनका हर साल अलग अलग कारणों से समुद्र के अंदर डेथ होता है। कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड होते हैं। तो जरूरी है कि इन सब का हमने उनको प्रेज करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं, इसलिए हम आज हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है वो सुरक्षित है। मैं अभी एक बात अलग है
कि जब से ये चाइनीज वायरस शुरू हुआ है, इकोनॉमी की लेवल कम हो गई है, इसलिए जो ट्रेड है वो भी कम हुआ है और इसमें से काफ़ी लोग अभी जिनको पूरा साल काम मिलता था, अभी वो कुछ दिन यानी कि 5-6 महीने ही साल में काम कर सकते हैं। हमारी देश की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास हमारे खुद के 1400 शिप्स है जो हमारे देश के हैं, जिस पे इंडियन फ्लैग लगता है, इंडियन ट्राइकलर लगता है और उन जो सामान वो कैरी कर सकते हैं, वो तकरीबन 17 से 18 मिलियन टन्स इतना है। मैं रिपीट करता हूँ 17 से 18 मिलियन टन्स ये इंडियन शिप्स कैरी करती है, लेकिन हमारा जो ट्रेड है उससे 10 गुना ज्यादा है, तो वो ट्रेड हमें फॉरेन शिप्स की मदद से मतलब इस्तेमाल करके वो करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इस विषय के ऊपर काम कर रही है। सिक्योरिटी ऑफ सी फेयरिंग कम्युनिटी जो खलाशी जख्मी हो जाते हैं, मारे जाते हैं, उनकी फैमिली की देखभाल करना, अपनी शिप्स को बढ़ाना चाहिए। इसलिए सागरमाला प्रोजेक्ट शुरू है, जिसमें थोड़ी बहुत कामयाबी तो हमें जरूर मिली है, लेकिन और ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। आज का दिन एक और महत्वपूर्ण घटनाएं जो वो ये है कि आज तकरीबन जो हमारी 1400 शिप्स है, इसमें से तकरीबन 1000 से ज्यादा शिप्स जो है वो कोस्टल ट्रेड के ऊपर है। यानी कि हमारे जो कोस्टल स्टेट्स है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है वगैरह, तो इनके साथ जो ट्रेड कोस्ट से होता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। और आज एक इम्पोर्टेंट घटना ये हुई कि हमारा एक आईमैक नाम का एक बड़ा सेंटर है गुड़गांव दिल्ली में। यानी कि हमारे जो समुद्र किनारा है उसके ऊपर रडार्स लगे हुए हैं। हमारे समुद्र किनारे के ऊपर जो शिपिंग की हरकत होती है उसके ऊपर हम नजर रखते हैं। इसके सिवाय हर एक शिप जो होता है उनके ऊपर एक जीपीएस या एआईएस लगा होता है, जिस जो उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी होती है। तो उसकी मदद से इन शिप्स को ऊपर नजर रखी जाती है। और इंडियन नेवी का जो मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर है, जिसे आईमैक बोलते हैं, ये 2012 में मतलब उसको ये शुरू करने के लिए बोला गया था। 2014 में ये शुरू हो गया और 2018 के अंदर इसके अंदर एक और ब्रांच खोली गई, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। यानी कि इंडियन ओशन, हिंदी महासागर के अंदर जो जहाजें हरकत करती है उनके ऊपर नजर रखना। ये केवल नॉन मिलिट्री जो शिप्स है उनके ऊपर नजर रखती है। यानी कि अगर चाइना का वॉरशिप यहाँ से जाता है, अमेरिका का जाता है, तो उसके ऊपर नजर तो रखी जाती है, लेकिन उसका डेटा इसमें नहीं आता, वो काम चुपचाप से किया जाता है। और ये जो मल्टी एजेंसी सेंटर है, जिसे नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर बोला जाता है, ये वहां से काम करता है। और इसके जो सब सेंटर्स है वो है जीओसी बोला जाता है, जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर्स। ये एक मुंबई में काम करता है, एक कोचीन में काम करता है, तीसरा विशाखापट्टनम में काम करता है और चौथा अंडमान निकोबार में काम करता है। और वहां पे जो भी शिप्स है उनके ऊपर नजर रखी जाती है। तो इन्होंने जो डेटा अभी कलेक्ट किया, ये डेटा अभी ओपन डोमेन में अभी आया हुआ है। हम जरूरत यह है कि हम उसका एनालिसिस करें। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये नजर आ जाता है कि 2020 ये पूरी साल के अंदर 267 इंसिडेंसेस थे, जिसके अंदर पायरट्स या समुद्री डाकू ने शिप्स के ऊपर हमला किया और शिप का नुकसान किया। ये जो समुद्री डाकू है, खास तो सोमालिया की कोस्ट, जो ईस्ट कोस्ट लाइन है अफ्रीका की, वहां पर है, या गल्फ ऑफ गिनी। आप ये नक्काशे में देखिए। आज अनफॉर्चुनेटली मैं मेरा पावर पॉइंट दिखा नहीं पाया हूं क्योंकि जूम लिंक समय पे नहीं आई, इसलिए। तो इसमें आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ गिनी है, वहां पे शिपिंग बहुत ही डेंजरस हो गया है। इतना ही नहीं, तो क्योंकि वहां पे पायरेट्स है, तो 267 इंसिडेंसेस थे,
जिसमें से 188 को रोका गया और 79 जो थे फेल्ड हो गए। लेकिन कुछ लोग पकड़े जरूर गए। वहाँ पे हमारी पूरी दुनिया की शिप्स वहाँ पे पेट्रोलिंग करती है ताकि ये जो पायरेट्स है जो इन कोस्ट लाइन से आते हैं, सोमालिया है, गिनी है वगैरह, उनको रोका जाए। तो ये तकरीबन इसमें काफी कामयाबी मिली है और जिसमें पूरी दुनिया इकट्ठा होके काम कर रही है। लेकिन याद ये होना चाहिए कि काफी बार अगर छोटे-मोटे हमले होते हैं तो उसे वो जो मर्चेंट शिप है वो रिपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि बात ये होती है अगर वो रिपोर्ट करे तो इन्वेस्टिगेशन में समय निकल जाता है। उसमें से इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकलेगा कोई पता लगता नहीं है और उसकी जगह पे जितना शिप डिले हो जाता है अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए, उसका खर्चा बढ़ता है। अगर आपने कभी ओला या उबेर की टैक्सी की होगी, अगर आपका समय वेटिंग में ज़्यादा देर आपकी टैक्सी खड़ी होती है, तो आपका बिल जाता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन इनके ऊपर पूरी दुनिया नज़र रख रही है, तो ये एक अच्छी बात है। किडनैपिंग जिसे बोला जाता है, तकरीबन 140 जो हमारे पूरी दुनिया के खलाशी हैं, उन्हें किडनैप किया गया इस साल के अंदर। 26 अलग-अलग इंसिडेंसेस हुए थे, क्योंकि शिप के ऊपर जो क्रू होता है, उनके पास कोई हथियार नहीं होते। आजकल अर्थात वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फेंस लगाते हैं, उनके पास हाथ में वो डंडे वगैरह रखते हैं, लेकिन वो लड़ने की उनकी जो कैपेसिटी है, ये काफ़ी कम होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 2015 के अंदर हमारे देश के 100 से ज़्यादा जो लोग सी फेरर्स या खलाशी जो किडनैप हुए थे, अभी भी उसमें से कुछ उनके कस्टडी में है। माना जाता है कि 18 पायरेट्स 18 इंडियंस को छोड़ा गया है, लेकिन 4 अभी भी उनके कस्टडी में है। अनफॉर्चुनेटली उसका जो डेटा है वो रेगुलरली मिलता नहीं है, तो हमारे ये लोक प्रतिनिधि है, उन्होंने पूछना चाहिए गवर्नमेंट को कि अभी इस समय हमारे कितने लोग हैं, क्योंकि अगर कोई इंडियन बाहर कहीं पर भी है, अगर वो किसी कारण से उसे किडनैप किया जाता है, तो हमारी देश का ये काम है, उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से छुड़ाना चाहिए। तो आज पायरेसी तो काफ़ी कम हो गई है, उसमें कोई डाउट नहीं है और ज़्यादा पायरेसी अफ्रीका के पास है, लेकिन कुछ और हाइब्रिड थ्रेट्स भी आ रहे हैं, जिसके अंदर वाटर बॉर्न आईईडीज़, इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का नाम तो आपने पहले ही सुना होगा, जो नक्सलवादी इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे जो 5 जवान गए, उसमें से एक आईईडी का इस्तेमाल किया था। तो इसी प्रकार की आईईडीज़ अर्थात इसके अंदर भी है, समुद्र के अंदर भी है। तो इससे कैसे रोका जाए, माइन से कैसे रोका जाए, ये हो जाता है। इसके सिवाय स्मगलिंग बहुत ही कॉमन है, खास तो साउथ ईस्ट एशिया के देशों को, और 421 लोग स्मगलिंग करते समय पकड़े गए हैं। स्मगलिंग में बहुत ही ज़्यादा संख्या में ड्रग्स ये किए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि आज के ही पेपर में बात है, ये जो नैर्को टेररिज्म है, ये जो गन का टेररिज्म है या बॉम्ब स्फोट करने का जो टेररिज्म है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। जब सुशांत सिंह राजपूत की केस चल रही थी, आपको पता है कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ड्रग्स में अटके हुए हैं। उनको तो छोड़ दीजिए, उसमें से जो आएगा बाहर वो आ जाएगा। लेकिन आज की पेपर में देखी है, तेलंगाना के 5 एमएलएज ड्रग पार्टीज में गए थे और उनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। आज के पेपर में पहली पेज के ऊपर ये हेडलाइन है। दुर्दैव से कुछ जो खुद को ज्यादा हाई क्लास समझते हैं, वो ड्रग्स की नशा की आहारी में जाते हैं, जिससे देश का बहुत नुकसान होता है। तो 222 इस प्रकार के इंसिडेंट्स हुए हैं और हजारों करोड़ रुपीस के ड्रग्स हमारे कोस्ट लाइन के ऊपर पकड़े जाते हैं। इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय जो जिसे बोलेंगे कि समुद्र के अंदर जो क्राइम है वो भी काफी है। एग्जाम्पल के लिए, एक आधा शिप समुद्र में है तो कोई डाकू शिप के ऊपर चढ़ते हैं, वहां से सामान चोरी करते हैं
तो ये एक खराब बात है क्योंकि शिप का काफ़ी नुकसान हो जाता है। ड्रग्स के सिवाय टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, इल्लीगल फ्यूल आता है। आपने सुना होगा कि मुंबई के हार्बर में इल्लीगल जो डीज़ल है, वो आपको ब्लैक मार्केट में मिल सकता है। इसके सिवाय जो फिशिंग है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई बाहर का आके हमारे फिशिंग नहीं कर सकता है, अंडमान निकोबार हो या इसमें हो, लेकिन वो भी काफ़ी जगह पे होता है। तो इसे रोकना हमारा काम है क्योंकि वो हमारी देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। तो आज इस प्रकार के जो पोचिंग होता है, जिसे पोचिंग बोला जाता है, वो हमारे अंडमान निकोबार के वहाँ पे ज़्यादा होता है। इसके सिवाय जो श्रीलंका और जो भारत की कोस्ट लाइन है, वहाँ पे होता है, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, वहाँ पे होता है। तो इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। जब तक सवाल है इल्लीगल माइग्रेशन का, तकरीबन इस सेंटर ने ये जो फ्यूजन सेंटर है, इन्होंने 592 इंसिडेंसेस को मॉनिटर किया है। लेकिन मुझे एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, ये इस और इनको इनकी जो स्टैटिस्टिक्स है कि ये जो इल्लीगल माइग्रेशन ये मेडिटेरियन सी में हो रहा था, और जो बेसिकली मेडिटेरियन सी है यूरोप की तरफ जाता है, वहाँ पे इल्लीगल माइग्रेशन करते हुए लोग पकड़े गए, कुछ अमेरिका के कोस्ट लाइन के ऊपर भी पकड़े गए। मुझे इस सेंटर को पूछना पड़ेगा कि आप उनकी बात करते रहते हैं, अमेरिका के ऊपर हमने क्या नज़र रखना है? हमने मेडिटेरियन सी के ऊपर क्या नज़र रखना है? हमारा जो कोस्ट लाइन है, वहाँ पे सुंदरबन से समुंदर की तरफ से वेस्ट बंगाल में इल्लीगल माइग्रेशन होता है, ओडिशा में इल्लीगल माइग्रेशन होता है। अगर आप वेस्ट बंगाल के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अगर आप ओडिशा के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अगर आप तमिलनाडु के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि इनकी जो कोस्ट लाइन है, ये इल्लीगल बांग्लादेशी से फ्लड हो गई है। तो उनके ऊपर हम नज़र नहीं रखते, और हमें ज़्यादा ज़्यादा चिंता पड़ी हुई है मेडिटेरियन सी की या अमेरिकन कोस्ट लाइन को। तो मेरा इस सेंटर को रिक्वेस्ट है कि कृपया बांग्लादेश की कोस्ट लाइन के ऊपर नज़र रखिए, कृपया पाकिस्तान की कोस्ट लाइन के ऊपर नज़र रखिए, कृपया श्रीलंका की नज़र रखिए, क्योंकि ये जो इल्लीगल ट्रेड होता है, जो स्मगलिंग होता है, जो ड्रग्स आते हैं, जो दहशतवादी आते हैं, ये मच्छीमार बोट में बैठ के आते हैं। 2 प्रकार की शिप्स है जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं इन गलत कामों के लिए। एक तो बड़े शिप, जहाँ पे कंटेनर में डाल के ड्रग्स काफ़ी बार लाया जाता है, तो उसे तो केवल कंटेनर को ही चेक करना पड़ेगा हमारे पोर्ट्स के अंदर, लेकिन ज़्यादातर ये मच्छीमार बोट से आता है। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम मच्छीमार बोट के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए पूरी तरह से वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मच्छीमार तो देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है, लेकिन उसमें से एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इल्लीगल काम में अटकी हुई है। तो इन सेंटर को बोलना चाहिए कि कृपया इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। आज इंडियन ओशन में 13,000 से 15,000 शिप्स पर डे मूव करती है। तकरीबन जो हमारे पास चोक पॉइंट्स है, यानी कि मलक्का स्ट्रेट जो अंडमान निकोबार के पास है, 5,300 वहाँ पे शिप्स महीने में जाती है। गल्फ ऑफ एडन जो हमारे काफ़ी पास है, या गल्फ ऑफ होमरूज वहाँ जहाँ से पूरी दुनिया का तेल आता है, 1,800 शिप्स वहाँ से निकलती है। तो ये एक हम एक बहुत ही अच्छी जगह के ऊपर है, लेकिन इसका फ़ायदा हमें तब होगा जब हम हमारी कोस्ट लाइन को सेव करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सेंटर जो फ्यूजन सेंटर है, काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन उनका जो नज़र है वो ज़्यादा दूर है मेडिटेरियन। मेडिटेरियन का जो चिंता करने का काम यूरोपियन देशों को दो, अमेरिका की चिंता करने का काम अमेरिका को दे दो। जापान की तरफ क्या होता है, जापान निपट लेगा, वो बहुत अच्छा देश है। लेकिन हमारा काम है, हमारी कोस्ट लाइन के ऊपर जो क्राइम होता है, उसके ऊपर नज़र रखें। इसमें अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम बातचीत करते रहते हैं कि कोस्टल सिक्योरिटी। आपने पिछले 10 साल में कम से कम 100 बार सुना होगा कि जो फिशिंग वेसल्स है, इसके ऊपर हम एक जीपीएस लगाने वाले हैं, जिसे उसे आइडेंटिफ़ाई करना बिल्कुल शक होगा, क्योंकि फिशिंग बोट वाले मच्छीमार बोलते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, एक
ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो होती है वो उसका कीमत 20-25 हज़ार के पास होता है, लेकिन तब तक हम इनोवेटिव तरीके से भी उसका रक्षण कर सकते हैं। आजकल जो फिशिंग बोट में जो मच्छीमार होते हैं, हर एक के पास मोबाइल होता है, तो उसका मोबाइल ही उसका आइडेंटिफायर बना दो, क्योंकि मच्छीमार तकरीबन 4, 5, 6 डिपेंडिंग अपॉन साइज़ ऑफ फिशिंग बोट मच्छीमार उसके अंदर होते हैं, तो उनके मोबाइल को ही अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, जब तक आपका एआई तैयार नहीं होता, तब तक हम इस फिशिंग बोट के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं रुकता हूँ, कुछ कमेंट्स है तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। वराडकर सर जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, आपको भी राम राजू जी भी जय हिंद बोल रहे हैं, कल्पेश गाला जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, बाळा साहब तिडके जो मेरे पलटन के हैं, सावंत मराठा लाइट इन्फेंट्री के मुझे राम राम बोल रहे हैं, राम राम आपको भी। संतोष भोसेकर जी वंदे मातरम बोल रहे हैं। मैं सबको आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वंदे मातरम, जय हिंद ये अच्छी बात है, लेकिन हमने एक अच्छा इंडियन बनने की ज़्यादा ज़रूरत है और जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, वहाँ पे हमने वर्ल्ड क्लास बनने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना के साथ की जो लड़ाई है, अभी बहुत साल चलने वाली है। जब तक हम हर फील्ड में चाइना से कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, तब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं पाएँगे। मेरे ख़्याल से मैं यहीं पे रुकता हूँ और आप सबको रिक्वेस्ट करके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसे फ़ेसबुक के ऊपर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसकी लिंक शेयर करिए। मैं रुकता हूँ। जय हिंद।